हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 60 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू चैप्टर, एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो हमारा स्पेशलाइज्ड पाथवे है वो। सो हेलो गाइस, माय नेम इज नैंसी। आई एम अ सीएफए लेवल 3 candidate, your friend in this journey for clearing CFA level 3, and also a level 1 and level 2 mentor. So without wasting much of our time, let's start this new chapter and our also new day. As I've already mentioned, we are now starting with this new reading number 3, active equity investing, portfolio construction. ठीक है, हम एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग वाला जो हमारे रीडिंग नंबर 1 था, रीडिंग नंबर 2 में हमने देखा एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होती है। बट आज जो इस चैप्टर में हम देखेंगे वो देखेंगे हम कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं ना एक्टिव मैनेजमेंट in active equity investment. These are all the learning objectives which we will be studying. सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में नथिंग इज लाइक जो हमने ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, कुछ न्यू नहीं है। एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट अ स्किल्ड पोर्टफोलियो मैनेजर कैन बोथ आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मोस्ट अट्रैक्टिव एंड लीस्ट अट्रैक्टिव। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग होती है वो क्या होती है। अच्छा, सबको पता है एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होती है। वो होती है एक हम डिफरेंट, इसमें जो बोल रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कि एक जो स्किल्ड इन्वेस्टर है, मान लो कि मैं एक बहुत अच्छी स्किल्ड इन्वेस्टर हूँ और मैं स्किल्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ना मेरे को पता है कि कौन सी अच्छी सिक्योरिटीज है और कौन सी अच्छी नहीं है, तो मैं उनमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को इतनी नॉलेज है कि ये अच्छी है, ये अच्छा करेगी और ये बुरा करेगी, तो मैं हर एक सिक्योरिटीज क्यों ले रही हूँ, मतलब एक बंच ऑफ सिक्योरिटीज क्यों ले रही हूँ। एक सिक्योरिटी ले लेती हूँ ना जो अच्छी है, उसमें अपने सारे पैसे डाल लेती हूँ और अच्छे खासे रिटर्न्स बना के, और जो अच्छी नहीं है उसको शॉर्ट सेल कर देती हूँ। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी जो जितना भी कितना भी स्किल्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हो, बट वो कोई भी अट्रैक्टिव सिक्योरिटी एकदम पूरा फुल श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी जो, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर इज अनसर्टेन अनप्रिडिक्टेबल, तो वो कैसे उसको सिक्योरिटी का ऐसे कर सकता है। तो हम बेस्ट सिक्योरिटी और वर्स्ट सिक्योरिटी हम नहीं ऐसे चूज कर सकते, क्योंकि हो सकता है जो मैं बेस्ट सिक्योरिटी बोल रही हूँ वो बेस्ट ना निकले। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होती है? हम सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब स्टॉक एनालिसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम रैंक करते हैं कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टिंग, किसकी रिटर्न्स अच्छी आई किसकी नहीं, रैंक करते हैं। उसके हिसाब से हम वेट्स करके फिर हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। और जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं हम दो चीजें, एक तो सिक्योरिटी सिलेक्शन और एक है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटी सिलेक्शन क्या होती है, हम रैंक करते हैं इसमें स्टॉक्स को, कौन सी हमारी अच्छी है कौन सी नहीं है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा अच्छा रिटर्न्स लाएगा और कौन सा नहीं। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसमें हम उन सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको केयरफुली डिटरमाइन करके कि कितने परसेंटेज में वो हमारे पोर्टफोलियो में आएंगी, उनको हम उस पोर्टफोलियो में पुट करते हैं। सेकंड हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्टिव इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे बच्चे गेम्स खेलते हैं ना, छोटे बच्चे ब्लॉक्स वाला गेम, तो हम क्या करते हैं एक के बाद एक चीजों को बनाते हैं। तो वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, मान लो ब्लॉक से, तो हम कैसे करेंगे, पहले ये आएगा फिर ये उसके बाद ये, ऐसी तो बिल्डिंग क्रिएट होती है। वैसे ही हम इसमें देख रहे हैं कि हम एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब करते हैं तो वो कैसे हम करते हैं। तो इसमें 3 चीजें बताई गई है कि जिसके थ्रू हम ये पूरी चीज करते हैं। सेकंड हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा, अभी हम देखते हैं क्या है, सस्पेंस नहीं खराब करती। एक्सेस रिटर्न्स क्या होते हैं, एक्सेस रिटर्न्स होते हैं, एक्टिव रिटर्न्स भी बोलते हैं जिनको। एक्सेस रिटर्न्स होते हैं जब हम वेट्स को हेरफेर करते हैं, जो हमारा बेंचमार्क का है, बेंचमार्क में जो भी वेट्स है, हम उन वेट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब ठीक है, वेट्स को डिफरेंस जब हम वेट्स में क्रिएट करते हैं, किसमें, बेंचमार्क और हमारे पोर्टफोलियो में, उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिटर्न, जो उससे आएगी रिटर्न। ठीक है, वेट्स को जब हम चेंजेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर बेंचमार्क। तो फंडामेंटल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जो मैनेजर है वो जनरेट कर सकता है एक्टिव रिटर्न्स बाय स्ट्रेटेजिकली, या तो वो जो एक्टिव वेट्स है वो उन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डाल सकता है, किनमें, जिनमें कि रिवॉर्ड्स और मतलब रिस्क जो अच्छे रिवॉर्ड दे सकते हैं उनको, जितने जो हम लॉन्ग टर्म में डाल रहे हैं ऐसे सिक्योरिटीज में जिसमें हमें अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। या फिर दूसरी चीज है, फर्स्ट ये है कि हम लॉन्ग टर्म में डाल रहे हैं। थर्ड, टैक्टिकली, टैक्टिकली मतलब टाइमली, या फिर, और टैक्टिकली के वैसे लिटिल मीनिंग होते हैं चालाकी। तो मतलब जैसे मतलब थोड़ा सा होता है ना, जो स्मार्ट पीपल हैं वो क्या यूज करते हैं, वो टैक्टिकल एलोकेशन यूज करेंगे, वो थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे
जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वो अडेप्ट करेंगे चीजों को। तो टैक्टिकली एक्टिव वेट्स को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग हिज स्किल्स और एक्सपर्टीज इन आइडेंटिफाइंग मिस प्राइसिंग। वही जो मैंने बताया टैक्टिकली, जो टैक्टिकल एलोकेशन हम पहले भी देख चुके हैं, वो टैक्टिकली चेंज कर देंगे वेट्स को। थर्ड है हमारा आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क अज्यूम करके ज्यादा। इसका मतलब है कि हम एक ही पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जब भी पैसे डालते हैं तो हम आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क जो होता है एक पर्टिकुलर कंपनी का ही रिस्क, वो हमारे पास ज्यादा आ जाएगा, वो अज्यूम कर सकते हैं। और लकी और अनलकी रिटर्न्स हो सकती है, मतलब इट इज नॉट लाइक प्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं होगा, वो भी ऐसी है। रिवॉर्डेड फैक्टर्स क्या होते हैं, जो जिससे हमें रिटर्न्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं रिवॉर्डेड रिटर्न्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें हम जो रिस्क ले रहे हैं ना उसको हम कंपनसेट हो पाएंगे थ्रू अ लॉन्ग रन रिटर्न प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें ये ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि हमारा जो रिटर्न होता है ना, रिवॉर्डेड जो जो रिटर्न्स होती है, दे आर फैक्टर्स ऑफ थ्री चीजें। ठीक है, फैक्टर्स तीन चीजों की होती है और मैं ये भी नहीं बता रही ये, बट ये फॉर्मूला है। ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न सोर्स, चलो आ गया, सस्पेंस खुल गया, वो डिपेंड करता है रिवॉर्डेड फैक्टर्स पे। ठीक है, रिवॉर्डेड फैक्टर्स अल्फा पे, लक पे। जो लक है इसको हम अल्फा या फिर नॉइस भी बोलते हैं। दिस इज योर रिवॉर्ड, दिस इज ऑल योर ये रिवॉर्डेड फैक्टर्स, और उसकी बात कर रहे हैं अल्फा की। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जब हम यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स चार चीजों से बनी है, चार चीजों से नहीं है वैसे, है तो तीन ही, तीन पिलर्स है, बट एक उसकी छत है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस, सॉरी एक्सपर्टीज, ब्रेड्थ ऑफ एक्सपर्टीज। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा फैक्टर की वेटिंग्स। फैक्टर क्या, कौन कौन से थे फैक्टर, क्या होते हैं, वैल्यू, साइज, क्वालिटी, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, फैक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं फैक्टर्स, वैल्यू, साइज, क्वालिटी होगी हमारी, ठीक है, मोमेंटम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। फिर है हमारा, फिर है सेकंड जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो है हमारा अल्फा स्किल्स। स्किल्स मतलब कि क्या, इसमें स्किल्स की बात बताऊंगी मैं अभी। फिर है हमारा थर्ड है पोजीशन साइजिंग, ये भी चीज हम पढ़ेंगे अभी। तो अब हम इसको पूरा फर्दर इन डेप्थ में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक कौन सी, हमारा ओवरवेट या फिर अंडरवेट ऑफ रिवॉर्डेड फैक्टर्स। रिवॉर्डेड फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो रिटर्न क्रिएट करते हैं। जब भी मैनेजर क्रिएट करता है एक्सपोजर टू रिवॉर्डेड रिस्क, एक्सपोजर मस्ट बी रिलेटिव टू द बेंचमार्क, बेंचमार्क के रिलेशन में ही होगा जो भी हम काम करेंगे। तो there are many investment products that allow investors to directly access such factors. फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वैल्यू, साइज, मोमेंटम, क्वालिटी। ठीक है, और तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वैल्यू मैनेजर है उसको आउट परफॉर्म नहीं करना पैसिव वैल्यू बेंचमार्क, बट उसको आउट परफॉर्म करना रूल्स बेस्ड जो वैल्यू टिल्टेड प्रोडक्ट है। अब जो देखो, एक बात बताओ, एक बात सोचो, जो फैक्टर बेस्ड अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फैक्टर बेस्ड वाला ही तो हम बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने को ट्राई करेंगे, पैसिव को थोड़ी करेंगे। पैसिव पैसिव वाला अगर हम इन्वेस्टिंग करते तब हम पैसिव वाले बेंचमार्क को करते। तो इसमें अल्फा, नॉइज और लक क्या होता है, जो कंपोनेंट ऑफ रिटर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू रिवॉर्डेड फैक्टर्स। अब इसमें बोल रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अब वो अप्रोच कुछ भी हो सकती है, चाहे वो पैसिव हो या फिर एक्टिव हो, whether she explicitly targets factors or focuses only on securities she believes to be attractively priced, her portfolio performance can be analyzed in terms of factors। ये बोल रहे हैं चाहे तुम कैसे भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कोई भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच लो, या तो तुम फैक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, या फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, या फिर इसमें जैसे कोई भी सिक्योरिटी जो तुम्हें अच्छी लग रही है तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। बट इसमें क्या हो सकता है, तुम चाहे किसी में भी करो, फैक्टर्स के उसमें तुम एनालिसिस कर सकते हो। सम प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न्स विल नॉट बी एक्सप्लेन बाय फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीजें होगी जो फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बहुत सारी, बट कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यूनिक स्किल्स और स्ट्रेटेजीज ऑफ मैनेजर, अल्फा को हम नहीं फैक्टर कर सकते। इनकम्प्लीट अगर कोई फैक्टर मॉडल है जो इग्नोर करे रेलिवेंट फैक्टर्स को, हम उसको नहीं कर सकते। एक्सपोजर टू आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क, उसको भी नहीं कर सकते। तीन चीजों को हम नहीं कर सकते। सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा हमारा, अल्फा स्किल्स। अल्फा स्किल्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ देयर स्किल्स एमिनेट्स फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन फैक्टर टाइमिंग आ गई। फैक्टर टाइमिंग क्या होगी हमारी, कि हम टाइमिंग के हिसाब से कि हम कब वो फैक्टर कब यूजफुल होगा, कब हमें उसमें इन्वेस्ट करना है ज्यादा हेवीली, कब उसमें हमें, मतलब इसमें रोटेशन की बात होगी कि हम ग्रेटर देन और लेस देन द एवरेज रिटर्न्स। अल्फा कैन आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम टाइमिंग एक्सपोजर टू अनरिवॉर्डेड। जो इसमें या तो हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग, फैक्टर टाइमिंग क्या होगी कि हम कभी कभी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ कुछ में कि हम दूसरी चीजों में अनरिवॉर्डेड जो फैक्टर्स है हम उसमें भी टाइम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा अल्फा स्किल दिख सकता है। सच एज रीजनल एक्सपोजर, जो ये अनरिवॉर्डेड फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, रीजनल एक्सपोजर, सेक्टर एक्सपोजर, प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड इवन सिक्योरिटी सिलेक्शन। Active returns arising from skillful timing of exposure to rewarded factors, unrewarded factors, or even other asset classes constitute a manager's alpha, the second building block. Important. This is very very important. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो skillful timing है, इसको पूरा
इसका जो जिस्ट है वो यही है, स्किलफुल टाइमिंग, रिवॉर्डेड, अनरिवॉर्डेड एंड अदर एसेट क्लासेस इज इंपॉर्टेंट। यही एक अल्फा स्किल होती है, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, हम इसमें वेट्स और हम ओवरवेट या फिर अंडरवेट की बात करें, इसमें हम टाइमिंग की बात करें, ऐसे याद रखो, इसमें हम वेट्स की बात कर रहे हैं और इसमें हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा साइजिंग पोजीशन, ठीक है। साइजिंग पोजीशन मतलब अब हम पूरा पोजीशन की बात ले रहे हैं कि हम कितना किसमें पोजीशन लेंगे। पोजीशन sizing is about balancing managers' confidence in their alpha and factors insights while mitigating idiosyncratic risk. Although position sizing influences all three factors, position sizing सबको influence करती है, but उसका idiosyncratic जो risk है उसके साथ dramatic impact होता है। A manager's choice with respect to portfolio concentration are a function of his beliefs. अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ और मैं किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो फोकस होगा वो किस में होगा कि मेरा जो मतलब मैं किस में सबसे ज्यादा पैसे लगाऊंगी, मैं उस चीज में पैसे लगाऊंगी ना जिसमें मेरा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन है, कोई भी फैक्टर होगा, चाहे वो मैं बोल रही हूँ अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ तो मैं अच्छे से जब उस चीज को स्टडी कर रही हूँ तभी तो मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर बन रही हूँ, तभी मैं उसमें ज्यादा पैसे लगा पाऊंगी। जो भी मैनेजर की चॉइस होगी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन साइजिंग वो इन्फ्लुएंस होती है इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू, वो किसमें कैसे मतलब ने कैसे एनालिटिकल वर्क में। एक साइड में एक स्टॉक पिकर है जिसके हायर कॉन्फिडेंस है, एनालिसिस की वो बहुत अच्छी करता है इंडिविजुअल सिक्योरिटी, तो वो क्या करेगा, हाई लेवल्स ऑफ आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क लेगा और उसका एम्फेसिस होगा नॉइज पर। और जो दूसरा चीज होगा जिसका जो ऐसा मैनेजर जिसका फोकस है बैलेंस एक्सपोजर करना रिवॉर्डेड फैक्टर्स पे, इज अनलाइकली टू अज्यूम अ हाई लेवल ऑफ idiosyncratic risk and therefore quite likely to construct a highly diversified portfolio. अब अगर इसमें यही चीज बोल रहे हैं, वही चीज को फिर से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर किसी का कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी सिलेक्शन में है कि मैं बहुत अच्छी सिक्योरिटी सेलेक्ट करता हूँ तो वो ज्यादा उसमें पोजीशन लेगा। इसमें अब हम बात करें टोटली पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन मतलब कि कितना हम फंड उसमें कितना डाल सकते हैं, तो उसमें ये जब बोल रहे हैं कि पोजीशन की बात ले रहे हैं ये कि इसमें अगर एक पूरी पर्टिकुलर सिक्योरिटी तो उसमें वो ज्यादा पैसे डालेगा क्योंकि उसको हायर कन्विक्शन है। सेकंड, अगर मैं हूँ बाई चांस मेरे को नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, ऐसा कुछ मेरे को नहीं आता है कि मेरे को कन्विक्शन है, या फिर मैं क्या करूंगी हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाऊंगी, ना कि एक उसमें पर्टिकुलर सिक्योरिटी में पैसे लगाऊंगी। अब हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं ब्रेड्थ ऑफ एक्सपर्टीज को, ये वाला फॉर्मूला फंडामेंटल लॉ ये हमने लेवल 2 में देखा था, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करी। दिस इज योर information coefficient, this is your transfer coefficient, this is your breadth होती थी हमारी independent decisions कितने हैं हमारे पास। अब इसमें सक्सेस बोल रहे हैं, सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर्स ब्रेड्थ ऑफ एक्सपर्टीज, कि कितना उसको ब्रेड्थ ऑफ एक्सपर्टीज कितना उसको ज्यादा है, एक्सपर्टीज उसकी कितनी ज्यादा है उस पर ही डिपेंड करती है उसकी सक्सेस। जितना ज्यादा ब्रॉडर एक्सपर्टीज होगा उतना ज्यादा लाइक्लीहुड है कि वो कंसिस्टेंट और पॉजिटिव एक्टिव रिटर्न्स निकाल सकता है। Confidence in manager's ability to outperform his benchmark increases when the performance can be attributed to larger sample of independent decisions. Independent decisions है जो उन पे वो पूरा कर सकता है अपना फोकस। इंडिपेंडेंट डिसीजंस क्या होता है, अनकोरिलेटेड डिसीजंस। अनकोरिलेटेड डिसीजन ये हम लेवल 2 में देख चुके हैं, ऐसे डिसीजंस जो एक से मतलब अगर हम किसी दो स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं तो ये दो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट डिसीजंस क्योंकि हमने सेम ही सेक्टर से लिया है। इसमें एक जैसे एग्जांपल है जनरल मोटर्स और टोयोटा, तो ये दोनों ऑटो कंपोनेंट है, ऑटो कंपनी है, तो हम इसमें अगर हम दोनों को चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने दो इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए, इसमें सिर्फ सिंगल हमने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है। अच्छा, इसमें ना अब सीएफए लेवल सीएफए जो करिकुलम है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ऐसी बात करी, मतलब उन्होंने एक तरह से लाइफ लेसन देने की कोशिश की है कि लॉन्ग टर्म जो सक्सेस होती है इट इज नॉट अचीव बाय बीइंग राइट ऑल द टाइम बट रादर बाय बीइंग राइट ऑफन थ्रू स्मॉल विक्ट्रीज अचीव्ड कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ये ना एक लाइफ लेसन दे दिया सीएफए वालों ने कि जो लंबी सक्सेस होती है ना वो हमें हमेशा सही होने से नहीं मिलती, बल्कि हमें ज्यादातर टाइम सही होने से मिलती है, और छोटी छोटी विक्ट्रीज को पूरा करने से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तब हमें एक सक्सेस मिलती है, ना कि हमेशा सही होने से। थर्ड है विच इज योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड की पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है कुछ जो पोर्शन है वो आर्ट है बट कुछ पोर्शन हमारा साइंस है, दो इन दोनों का मिक्सचर है एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। It requires understanding of technical principles of portfolio construction filtered through manager's core beliefs। सबसे मेन चीज है कि हम क्या क्या करें, टेक्निकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, बिलीव्स जो कोई इन्वेस्टर है उसके बिलीव्स को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, और कितनी उसकी एबिलिटी है टू ऐड वैल्यू यूजिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सारा एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का एक हमारा प्रोसेस है। A manager's portfolio construction process should reflect her beliefs,
विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ हर स्किल्स, उसकी बिलीव्स को वो दिखाए कि वो उसका क्या नेचर ऑफ द स्किल्स है। जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस है वो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टमैटिक और डिस्क्रिशनरी, और बॉटम अप और टॉप डाउन। ठीक है, तो डिग्री टू विच अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड रूल्स को हम क्या, सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, हमारे पास रूल्स की एक पूरी लिस्ट है, उसके हिसाब से हम काम करें। डिस्क्रिशनरी क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम वो ले रहे हैं डिसीजंस। बॉटम अप और टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप और टॉप डाउन में बहुत बार बता चुकी हूँ, वही इसमें बोल रहे हैं कि डिग्री कितने, हम कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स को डिराइव करती है हमारी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आता है, द चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोचेस, तो सिस्टमैटिक और डिस्क्रिशनरी के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज आर मोर लाइकली टू बी डिजाइन्ड अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सीकिंग टू एक्सट्रैक्ट रिटर्न प्रीमियम्स फ्रॉम अ बैलेंस एक्सपोजर टू नोन, मतलब बैलेंस एक्सपोजर पे इसमें ज्यादा ध्यान दिया है। डिस्क्रिशनरी जो स्ट्रेटजीज है उसमें ग्रेटर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म पे, मतलब ज्यादा फोकस किस पे किया है, इसमें क्या है, बैलेंस और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन रहा है, और हम नोन और रिवॉर्डेड फैक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं। बट इसमें क्या है, इसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं फॉर्म की गवर्नेंस, बिजनेस मॉडल, कंपेटिटिव लैंडस्केप, ये सब चीजों को देख रहे हैं डिस्क्रिशनरी में। सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज में हम रिसर्च बेस्ड रूल्स को अपने उसमें इनकलकेट करें। डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजीज में हम जजमेंट ऑफ द मैनेजर को ज्यादा उसमें ध्यान दे रहे हैं और इंटीग्रेट करें नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल्स टू द इक्वेशन सच एज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसमें क्वालिटेटिव चीजें हम ज्यादा देख रहे हैं डिस्क्रिशनरी में, और सिस्टमैटिक में हम रूल्स बेस्ड जा रहे हैं। सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज में हम रिड्यूस करें एक्सपोजर टू आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क, और हम यूज कर रहे हैं ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजीज में हम मोर कंसंट्रेटेड अप्रोचेस पोर्टफोलियोज बनाते हैं, और हम क्या करें, डेप्थ मैनेजर की इनसाइट्स ऑफ द कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को हम यूज कर रहे हैं। सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज में हम मोर अडेप्टेबल टू फॉर्मल जो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस उस पे हैं, बट और हम डिस्क्रिशनरी में हम क्या करें, लेस फॉर्मल अप्रोच टू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं। बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है इसमें ना, ये वाली जो चीज है ना कि बॉटम अप अप्रोच हमें सबको पता है कि अगर मैं टॉप डाउन की बात करूं तो मैं पहले क्या देख रही हूँ, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, पब्लिक, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, ये सब चीजें देख के फिर मैं एसेट्स और कंट्रीज में जा रही हूँ। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें ना कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, वो आप लोगों को रीड करना जरूरी है। कि इसमें जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आउट परफॉर्म करेगी वैल्यू कंपनीज दैट फाइनेंशियल्स विल आउट परफॉर्म इंडस्ट्रियल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम हमें दे सकते हैं सीएफए वाले, तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप या टॉप डाउन। एग्जाम्पल की यूएस मार्केट विल आउट परफॉर्म द यूरोपियन मार्केट, तो ये क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच में आएगी, ये आप लोग रीड कर लेना। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जैसे कि कंपनी के बाद फिर हम इंडस्ट्री सेक्टर, उसके बाद हम कंट्री की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्ड टू आउट परफॉर्म जीएम, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ दो स्टॉक्स की बात ही होगी, मतलब थोड़ा एक नैरोअर व्यू होगा बॉटम अप में, और टॉप डाउन में थोड़ा ब्रॉडर व्यू होगा। जो टॉप डाउन मैनेजर्स होते हैं आर मोर लाइकली टू एम्फसाइज ऑन मैक्रो फैक्टर्स, वेयरएज बॉटम अप जो होगा वो सिक्योरिटी, जो मैं बता चुकी हूँ। जो टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा वो कंटेन करेगा फैक्टर टाइमिंग जैसी चीजों को opportunistically शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पोर्टफोलियो टू कैप्चर रिटर्न्स फ्रॉम रिवॉर्डेड और अनरिवॉर्डेड फैक्टर्स सच एज कंट्री, सेक्टर, स्टाइल्स। तो वो क्या होगा, हमारा टॉप डाउन वाला चीज है। बॉटम अप में हम क्या क्या यूज करेंगे, वैल्यू, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जीएआरपी, गार्प वाला, और मोमेंटम हो गया, क्वालिटी हो गया। टॉप डाउन मैनेजर क्या करेगा, रन करेगा पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो फैक्टर एक्सपोजर्स। अब अगर मैं इसमें समरी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस की बात करूं तो एक्सपोजर टू रिवॉर्डेड फैक्टर्स जो होते हैं वो अचीव कर सकते हैं हम सिस्टमैटिक और डिस्क्रिशनरी से। बॉटम अप मैनेजर्स एम्फसाइज करते हैं सिक्योरिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स को, और जो टॉप डाउन होते हैं वो करते हैं मैक्रो फैक्टर्स को। फैक्टर टाइमिंग्स इज लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड अमंग डिस्क्रिशनरी मैनेजर्स, स्पेशली दोज विद टॉप डाउन अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोचेस क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज को रन करते हैं। डिस्क्रिशनरी मैनेजर्स कंसंट्रेटेड और डाइवर्सिफाइड, मतलब जो इसमें सिस्टमैटिक मैनेजर्स है वो जो डाइवर्सिफाइड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज को ज्यादातर नहीं यूज करेंगे, डिस्क्रिशनरी वाले कंसंट्रेटेड या डाइवर्सिफाइड को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल। सिस्टमैटिक टॉप डाउन मैनेजर क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं मैक्रो और फैक्टर टाइमिंग को, और उनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होते हैं। विद दिस आई होप आप सबको मजा आया होगा इस वाले स्टडी सेशन में, और सबको सब समझ आया होगा। I really hope that you must all have enjoyed this session. ठीक है, और कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो प्लीज एक ना, मतलब कम्युनिटी की तरह ही वो बनो कि कम्युनिटी है,
तो उसमें जो भी कमेंट्स वगैरह करोगे तो ऐसे जिसको भी अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी सॉल्व कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं अवेलेबल हुई तो मैं भी आप लोगों के कमेंट को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और इसमें पढ़ लेना ये सारी चीजें, और रिवीजन करना होगा तो वो भी देख लेना। लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे पास आप लोगों के लिए एक फॉर्म है पेड क्लासेस का, जो भी जिसको भी कोचिंग लेनी है लेवल 1 और लेवल 2 की, वो ले सकता है, मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।